चेयरमैन नैब के पास पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं। वो किसी वक्त भी किसी भी स्टेज पर वो वारंट इशू कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। है कि जो नैब के कवानीन मोर देन 21 साल से 21 ईयर्स इन प्रैक्टिस हैं, उसको एक पीटीआई की जो नई गवर्नमेंट आई जिसको सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, वो आए और सब कुछ ही खत्म कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू, आज का एजेंडा और आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि नैब का रिडार, नैब के रिडार में सिर्फ ऑपोजिशन ही क्यों? क्या वजह है इसकी? क्या रीज़न है कि हमें नज़र आता है कि ऑपोजिशन के जो जितने भी कायदीन हैं इस वक्त ऑलमोस्ट जेलों में हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की रिसेंटली अभी नैब ने उनको हिरासत में लिया बियॉन्ड ऑफ एसिड की वजह से। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी नैब की हिरासत में हैं और हमजा शहबाज साहब नैब की हिरासत में। इसके अलावा दीगर जो अपोजिशन के जो मुकदमा चल रहे हैं, आज सेनेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुनने को मिला और बहुत ज़्यादा तनकीद की गई हुकूमत के इक़दाम की गई। ये एक जो पॉलिटिक्स है, ये इंतकामी पॉलिटिक्स है। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट जनाब वजीउद्दीन खान साहब, आप कानूनदान भी हैं। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वही साहब, नैब का रडार बड़ा सख्त है और ऑपोजिशन लीडर एक से एक अंदर हो ही जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब पहले जेल में थे, फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में रह के आ चुके हैं, उनकी बहन भी जेल में रही। मतलब ये सारा जो नैब का रडार घूम रहा है वो इस टाइम ऑपोजिशन की जानिब घूम रहा है। ख्वाजा आसिफ के बारे में ये कहते थे कि ये तो बंदे बड़े स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो उनको क्या हुआ सर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे चैनल व्यूज़ पे लिया। लेकिन जहाँ तक ख्वाजा साहब की ये बात है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, ये तो एक प्रजम्पशन थी कि वो थे, लेकिन ऐसा नहीं था, हरगिज़ ऐसा नहीं है। उनके किसी के अच्छे रिलेशन होना इस्टेब्लिशमेंट से, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बैक करेंगे और आपकी अगर कोई चीज़ ऐसे निकलेगी जो आपकी लीगैलिटी होगी और जो आप प्रूव नहीं कर सकेंगे, वो आपको डिफेंड करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। अब जो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्या रडार पे सिर्फ ऑपोजिशन ही है, तो वो उसका ये मैं बड़ा, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाएं, 99 में जब नैब ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद जनरल मुशर्रफ हुआ करते थे, इनपार थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसकी जब अख्तियारात का इस्तेमाल शुरू किया और उसका से ही कंट्रोवर्शियल रहा है नैब। उसके बाद ये हुआ कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी जमानतें भी हुई, और जमानतें होने के बाद फिर जब 2002 में उन्होंने एक मुस्लिम लीग काफ कायद-ए-आज़म को बनाया, तो ज्यादातर वो लोग थे जो अरेस्ट हुए नैब ने उस वक्त, जो 99 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो लोग अरेस्ट हुए वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में शामिल हुए। बाकायदा तौर पे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उसके बाद वजारतों पे भी गए और कुछ लोग ऐसे थे जो वजारत उस्मा तक भी गए। अच्छा, ये तो इसकी हिस्ट्री चलती आई। होना तो ये चाहिए था कि इसमें उस वक्त जो कार्रवाइयां फेस करनी पड़ी, जो मौजूदा ऑपोजिशन है जो बाद उसके आने वाले वक्त में हुकूमत में भी रही, उनके कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। होना तो ये चाहिए था 2007 में जब वो 5 साल दौर खत्म हुआ, 2008 में पेपर पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो नैब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। 2013 में फिर मुस्लिम लीग नून की यानी कि नवाज की गवर्नमेंट आई, फिर उसमें तरमीम उसी तरह थी, नहीं हो सकी। अब बात यह है कि अब 2018 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो कैसे पॉसिबल है कि जो नैब के कवानीन मोर देन 21 साल से 21 ईयर्स इन प्रैक्टिस हैं, उसको एक पीटीआई की जो नई गवर्नमेंट आई जिसको सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, वो आए और सब कुछ ही खत्म कर दे? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी, पीटीआई के पास तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और हम किसी तरह साहब से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये जो तमाम बनाए हुए कवानीन उनके सामने आ रहे हैं, तो अब बियॉन्ड मीन एक ऐसा एक्ट है। सर, ये सारे कवानीन जो हैं, ये सारे कवानीन बनाए, आप ठीक कह रहे हैं, पुराने कवानीन चले आ रहे हैं, सारे कवानीन जो हैं ये ऑपोजिशन के लिए हैं। देखिए, बिल्कुल ऑपोजिशन के लिए नहीं होते ये, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारा माशरती सिस्टम है, उसमें ये हमारा एक आम प्रैक्टिस हो गई है कि हम टैक्स देना नहीं चाहते और ना ही हम अपने एसेट डिक्लेयर करते हैं। ये मैं अभी आप शब्बर रिजवी साहब थे, एफबीआर के साबिक चेयरमैन, वो बड़ा
क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास जब कमर्शियल यूजेज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे पास लोग हैं, लेकिन जब हम उसको टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं तो बहुत कम है। तो ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम उसमें किसी तरीके से टैक्स नेटवर्क में नहीं आते। ऑब्वियस है कि जब वो सियासतदान नहीं आता तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड में गिना जाता है कि जी उसने भी इसी तरह ही अपने जो ज़राए आमदन है वो डिक्लेयर नहीं किए और उसके एसेट्स की जो इंक्रीमेंट है बहुत हाई हुई है। तो ये आप नहीं हरगिज कह सकते। मैं जो अभी भी एक क्लियर कट समझता हूं कि बतौर कानून का तालिब इल्म के नैब के कवानीन में तरामीम की गुंजाइश है और वो किसी हद तक उसके अंदर बाज जगह जस्टिस होता नजर नहीं आता। जरूरत इस बात की है। आपको जस्टिस नजर नहीं आ रहा? किन पॉइंट्स पे आपको जस्टिस नजर नहीं आ रहा? देखिए जो 90 डेज का है ना, जो आप जब कहते हैं कि 90 डेज के लिए आप रिमांड मांगती है नैब और उसके बाद ये राइट है 90 डेज, तो अगर एक मर्डर का जो ट्रायल हो रहा होता है उसमें भी आप 90 डेज का नहीं देते और वो अनइंटरप्टेड बार बार वो रिमांड लेती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट पे होता है कि जी आप डॉक्यूमेंट को प्रूव करते हैं तो आपको रिमांड लेने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत है। अब 90 डेज अगर आप कस्टडी में रखते हैं उसको, किसी भी शख्स को, पुलिस के पास तो 72 घंटे में कस्टडी में रहने के बाद बंदे की मेंटल पोजीशन ठीक नहीं रहती। तो अगर नैब का तो एक हवा ही बहुत खतरनाक है। 90 डेज एक तो ये ठीक नहीं है और सेकेंडली ये ठीक, देखिए जो भी हो वो दोनों तरफ से राइट बराबर मिलना चाहिए। अगर पहले जब तक वो प्रूव ना हो जाए कोई शख्स ये मुजरम है, उसको मुजरम नहीं समझना, उसको मुल्ज़म ही समझना चाहिए। तो नैब की तरमीम भी गुंजाइश है जो होनी चाहिए और जिसमें तो आपको ये लगता है कि ये जो जब जब लोगों को हिरासत में लिया जाता है, ये पहले पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब प्रूव हो फिर हिरासत में ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जो हिरासत में, देखिए एक तो हिरासत में लेने का भी तरीकेकार क्लियर नहीं है। नैब के पास जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 24 के तहत चेयरमैन के पास पावर्स हैं, वो किसी भी स्टेज पे अरेस्ट कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं। कैसे स्टेज है? एक शख्स है वो अरेस्ट हो जाता है स्टेज पे, उसे नहीं किया जाता दौरान इन्वेस्टिगेशन, उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाता है। एक शख्स है कि रेफरेंस उसके खिलाफ फाइल होता ही नहीं है, अभी उससे वो अभी बड़ी बुनियादी सी स्टेज होती है कि इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं है। कोई भी लॉ यूनिफॉर्म होना चाहिए, जिसको पकड़ा जाए उसका एक तरीकेकार होना चाहिए कि इस, जैसे कि पाकिस्तान के पिनल कोड में मौजूद है कि ये इसके लिए वारंट जारी होंगे, ये नॉन वारंट, इसके लिए वारंट जो से हैं ये अवेलेबल हैं, ये ऑफेंस जो सा है नॉन अवेलेबल है। पहले इसकी स्टेज होती हैं, पहले वो कीजिए कि नहीं। ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं कि अगर कोई यूनिफॉर्म स्टेज नहीं है तो ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं कि इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस बंदे को हिरासत में लेना चाहिए या इस बंदे को के ऊपर आप केसेस बनाएं? ये कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? देखिए जो चेयरमैन नैब के पास पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं, वो किसी वक्त भी किसी भी स्टेज पर वो वारंट इशू कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ उनका इसी तरह रीजनल तौर पे डायरेक्टर जनरल बैठते हैं, डीजी बैठते हैं, फिर इनकी एक बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, ये वहाँ बोर्ड में इन्वेस्टिगेशंस रखते हैं, जो इंक्वायरीज हो रही होती हैं उसकी ये अप्रूवल्स लेते हैं। ये इनका इंटरनल प्रोसीजर है, जिसपे हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इंटरनल प्रोसीजर है उनका, जो कि जिसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, जिसपे हर ऑपोजिशन भी बार बार शक व शुबहात का इजहार करती है। और ये एक क्रिस्टल क्लियर फार्मूला नहीं है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों के अंदर मौजूद है। मतलब जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस में है, ये तो नैब तो ऑर्डिनेंस था जो 99 में आया, तो इसके अंदर ये है कि एक ही शख्स दौरान इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट हो जाता है क्योंकि चेयरमैन नैब ने उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी कर दिए, और एक ही शख्स दौरान इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसको जारी नहीं किए, उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। ये बताइए कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, इनके असासे को इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा? ये ऐसा नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम लेते हैं, उनको तो प्रॉब्लम होता है, वो मीडिया के सामने आते हैं और बयान कर लेते हैं। यहाँ इस वक्त तो ब्यूरोक्रेट भी काबू आए हुए हैं, बिजनेसमैन काबू आए हुए हैं। नैब तो एक के पास काफी लोग ऐसे हैं जो तो रो भी नहीं सकते, जो बयान भी नहीं कर सकते। जब तक
जो जब तक कानून के ऊपर शक व शुबहात, जिस कानून के ऊपर शक व शुबहात होंगे, उसके जिस कोर्ट के ऊपर शक व शुबहात होंगे, तो वहां से इंसाफ की, वो इंसाफ तो क्वेश्चन तो रहेगा कि यहाँ इंसाफ होगा कि नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो अब हो रही है? नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हम ये किसी तरह नहीं, इसको मैं समझता कि ये आप कंसिडर करें। उसकी वजह ये है कि ये एक हमारा जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है और हमारा जो बिजनेसमैन, हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अमर्ज हुए हैं। हमें क्लासिफाइड कर, हमें एक तो लाइन ड्रॉ करनी है कि किस तरह ये एक, जब उसको तक पॉसिबल नहीं है, जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक डिफाइंड फार्मूला ना तलाश करें। आज पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम है, कल जब पीटीआई ऑपोजिशन में जाएगी उसके साथ ये प्रॉब्लम होगा, उससे पहले नून लीग और लेबर पार्टी के साथ ये प्रॉब्लम रही है। तो ये आप बिल्कुल इस तरह नहीं हम कह सकते कि विक्टिमाइजेशन, बेसिकली ये वो फ्लॉ हैं। लेकिन सर ज्यादातर लोग भी तो ऑपोजिशन के अंदर है ना, गवर्नमेंट में बैठे हुए कई वज़रा हैं, कई लोग हैं, उनके भी केसेस हैं, उनमें से तो कोई अभी मतलब बहुत कम लोग हैं जिन पे मुकदमात हैं ये अंदर है। देखिए गवर्नमेंट के लोग भी, जैसे अभी सप्तान खान हैं, वो मिनिस्टर हैं, तो अरेस्ट भी हुए थे, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया है नैब ने। ये एक वाकया है, लेकिन ये वाकया उसके बाद वो जो मिनिस्टर थे, वो सूबाई मिनिस्टर थे, माइंस का है उनका, चिन्योट का। अच्छा, इसमें ये है कि ये लोगों के अब होता यह है कि नया मिनिस्टर आया, उसको प्रैक्टिस नहीं थी, देखना है उसकी नीयत। अब जी उसको आपने इस बात पे कि जी उसको तो अख्तियारात का पता नहीं, उसने नजायज अख्तियारात का इस्तेमाल कर दिया। बात यह है कि जब तक आपको एक एग्जैक्ट लाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस का को प्रॉपर फॉर्मेट नहीं करेंगे और स्पेसिफिक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये तो फिर होता रहेगा। लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट बैठना होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि बैठने के लिए तो कोई अब तैयार नहीं है। पीडीएम जैसा आप सब पता है कि इस टाइम सड़कों पे है, और गवर्नमेंट जो उनके साथ वो बैठना नहीं चाहते। और फिर नैब के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी हैं, सबको हैं, लेकिन बैठेगा कौन, कहाँ पे बैठेंगे, कौन फैसला करेगा? देखिए जब तक ये ऑपोजिशन होती है ना जी, ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो प्रेशराइज करती है, ये कहती रहती है हम नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि अगर गवर्नमेंट उनको ऑफर करे वो आके ना बैठे। तरीकेकार होता है कि उनके पास देखिए ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है कौमी असेंबली से, वो कहती है अब हम हरगिज नहीं आएंगे। लेकिन वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, हम मना के ले आते हैं। उनको एक तो टेबल पे लेके आने की जरूरत है। देखिए एक बात याद, पाकिस्तान में 1947 से लेके 2020 तक सियासत में बहुत चेंज, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बतौर तालिब इल्म, सियासी तालिब इल्म या कानूनी तालिब इल्म, तमाम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त चेंज होते हैं, बदलते हैं, चीजों की इस्लाहात करनी है, चीजों को बेहतर करना है। आज की गवर्नमेंट को चीजें बेहतर करनी है, और जो कल की ऑपोजिशन है उनको रियलाइज करना है कि अपनी गलतियां उन्होंने क्या की थी, और इससे मुल्क तरक्की की तरफ लेके जाना है। ना कि इससे क्या हो रहा है कि बिजनेसमैन भी परेशान है। और परेशान मैं कहता हूँ जी, परेशान इस वजह से है कि आप कोई भी एक डिफाइन कर दें लाइन कि जी एक बंदा अगर किसी को मर्डर करेगा तो अरेस्ट होगा, उसको अरेस्ट करना ही करना है। अब बात यह है कि जब आप नैब के कोई ऐसे कवानीन जहां आप समझते हैं कि जहां तरमीम हो सकती हैं, क्यों नहीं टेबल की जाती? वो टेबल की जानी चाहिए। और नैब को हरगिज पॉलिटिकल लोगों को अरेस्ट करने से पहले कौमी असेंबली के स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन से परमिशन लेनी चाहिए, ताकि ये जो क्वेश्चन आता है कि जी विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये ताकि काम खत्म ही हो जाए एक दफा, कि वो बिल्कुल ठीक है, वो जाए, डिक्लेयर हो बात। बिल्कुल ठीक है जी। एक पेज पे आना होगा, ऑपोजिशन को बैठना होगा, गवर्नमेंट को बैठना होगा, और नैब के अंदर जो इस्लाहात की जो बातें करते हैं वो इनको सीरियसली उसके ऊपर काम करना होगा। अगर नैब के जो कवानीन उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबको मिल बैठ के एक पेज पे होके और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने होंगे, इस मैटर को हल करना होगा। अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं, तो उनको भी सोचना होगा, उनको भी मिल बैठ के फैसला करना होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान फरहान खान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।